नमस्कार दोस्तों, आप अभी की दुनिया एकेडी चैनल में स्वागत है। आज 13 सितंबर 2021 को द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन की खबरों को पढ़ेंगे। तो आज के एडिटोरियल सेक्शन की जो सबसे बड़ी न्यूज़ है उसका टाइटल है अ ग्लोबल वॉर ऑन टेरर विद नो टेंगिबल रिजल्ट्स। चलिए इसे पढ़ते हैं। आतंकवाद के खिलाफ एक वैश्विक युद्ध जिसका कोई ठोस परिणाम नहीं है। कुछ भी हो, अमेरिका के नेतृत्व वाले युद्ध ने दुनिया को कम सुरक्षित बना दिया है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का प्रकोप गहरा है। जिस दिन संयुक्त राज्य अमेरिका ने 11 सितंबर 2001 के आतंकवादी हमलों के बाद से 2 दशक चिन्हित किए, तालिबान ने अपना नया शासन शुरू करने के लिए अफगान राष्ट्रपति महल पर विजयी रूप से अपना झंडा फहराया। अभूतपूर्व 9/11 के हमलों ने अमेरिका को न केवल जमीन से घिरे रणनीतिक रूप से स्थित अफगानिस्तान पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ एक वैश्विक युद्ध शुरू करने के लिए भी प्रेरित किया। फिर भी अमेरिका के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ युद्ध का कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। राष्ट्रपति की गलती। कुछ भी हो, इसने दुनिया को कम सुरक्षित बना दिया है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का संकट दुनिया में और गहरा और व्यापक रूप से फैल गया है। वास्तव में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अफगानिस्तान पर आतंकवादी कब्जा करने में चूक एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि अब क्या एक और 9/11 के बीच बोए गए हैं। श्री बिडेन को इतिहास में दुनिया के सबसे घातक आतंकवादियों पाकिस्तान द्वारा पोषित तालिबान को फिर से महान बनाने के याद किया जाएगा। इतिहासकारों को आश्चर्य होगा कि अमेरिका ने एक लंबे युद्ध में काफी खून और खजाना खर्च किया ताकि अंततः अपने दुश्मन को विजयी रूप से सत्ता में वापस लाने में मदद मिल सके। युद्ध में 2448 अमेरिकी सैनिक, 1144 सहयोगी सैनिक, 66,000 से अधिक अफगान सुरक्षा कर्मी और अनगिनत नागरिक मारे गए। तालिबान की दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना की हार जिहादवाद के आधुनिक इतिहास में हिंसक इस्लामवादियों की सबसे बड़ी जीत का प्रतिनिधित्व करती है। तालिबान ने इसे हमारे अस्तित्व का सबसे खुशी का दिन कहा। महान शैतान पर इस विजय का निश्चित रूप से दुनिया भर के अन्य इस्लामियों और आतंकवादी समूहों प्रेरित करेगा। यह सहयोगी दलों की चिंता है। अमेरिका का करीबी साथी भारत, जिसका स्थान अफगानिस्तान पाकिस्तान बेल्ट के ठीक बगल में है, श्री बिडेन की अफगान पराजय से एक बड़ा हारने की संभावना है। अगले दरवाजे पर आतंकवाद के लिए फिर से जीवंत ऊपरी केंद्र भारत को एक विस्तारवादी चीन का मुकाबला करने के लिए कम जगह छोड़ सकता है। जब भारतीय और चीनी सेना पिछले साल से कई सीमा गतिरोधों में बंद है। अफगान उपद्रव के बावजूद श्री बिडेन ने इस वर्ष इराक से हटने की योजना बनाई है, जो उन्हें राष्ट्र को अपने 1 अगस्त के संबोधन में घोषित किया था। अफगानिस्तान के बारे में यह निर्णय केवल अफगानिस्तान के बारे में नहीं, यह अन्य देशों के रीमेक के लिए प्रमुख सैन्य अभियानों के युग को समाप्त करने के बारे में। सामरिक उद्देश्यों का यह पुनर्संरेखण सहयोगियों को परेशान कर रहा है। ताइवान से यूक्रेन तक, जो अमेरिका द्वारा बस के नीचे अफगान सरकार को फेंकने के तरीके को छोड़ने से डरते हैं। अफगानिस्तान बाइडेन प्रेसिडेंसी आखिरी गलती। रॉबर्ट गेट्स, जिन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश और बराक ओबामा के तहत रक्षा सचिव के रूप में कार्य किया, ने 2014 के एक संस्मरण में लिखा है, श्री बिडेन पिछले 4 दशकों में लगभग हर प्रमुख देशी और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर गलत रहे। मिस्टर गेट्स सही साबित। वास्तव में अल कायदा नेता ओसामा बिन लादेन मई 2010 में अपने पाकिस्तान परिसर में अमेरिकी सेना द्वारा मारे जाने के बाद मिले एक पत्र में अल कायदा को तत्कालीन उपराष्ट्रपति बिडेन को निशाना नहीं बनाने की सलाह दी। उम्मीद है कि वह एक दिन राष्ट्रपति बन जाएगा। बिन लादेन लिखा, बिडेन पद के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है, जो अमेरिका को संकट डाल देगा। वह भी सभी शादियों की खुशी के लिए सही साबित हुआ। भ्रामक भेद। श्री बिडेन ने 2001 में अपने पूर्ववर्तियों की तरह 9/11 के सबक अवहेलना की। यह श्री बिडेन के तालिबान को अच्छे आतंकवादियों और ISIS के इस्लामिक स्टेट, खुरासान, अल कायदा और हक्कानी नेटवर्क को बुरे आतंकवादियों के रूप चित्रित करने के प्रयासों से स्पष्ट है। उन्होंने यह भी दावा किया कि ISIS के आतंकवादी तालिबान के शपथ ग्रहण दुश्मन है। पेंटागन की इस स्वीकारोक्ति की अनदेखी करते हुए कि तालिबान की विजय के बाद पहली कार्रवाई अफगान जेलों से हजारों ISIS की कैदियों को मुक्त करना था,
था। श्री बिडेन ने परस्पर जुड़े आतंकवादी समूहों के बीच जो भ्रामक भेद करने की कोशिश है और तालिबान की विजय के निहितार्थ को कम करने की उनके प्रशासन के जन संपर्क अभियान वास्तव में अपने अच्छे आतंकवादी बनाम बुरे आतंकवादी थीसिस पर विस्तार करते हुए बिडेन ने बुरे लोगों को शामिल करने में मदद करने के लिए तालिबान अमेरिका के नए साथी के रूप पेश करने की मांग। संयुक्त राज्य विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि यूएस तालिबान के साथ आतंकवाद का मुकाबला पर काम तैयार है। यह 9/11 के एक महत्वपूर्ण सबक के लिए सामने आता है। एक राज्य के खिलाफ पाला गया वाइपर दूसरों के खिलाफ एक वाइपर है। अमेरिकी सुरक्षा को खतरा देने वाली और दूसरों को धमकी देने वालों के बीच अंतर करना एक विफलता का एक निश्चित मूल्य, क्योंकि वैश्विक जिहाद की ताकतों के खिलाफ सही परिणाम प्राप्त करने के लिए आतंकवादी कोशिकाओं और नेटवर्क को सही आधार पर लक्षित किया जाना। घातक के अंतर संबंध वास्तव में तालिबान अन्य आतंकी समूहों के साथ निश्चित रूप से जुड़े हुए हैं। जैसा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट में कहा गया है, तालिबान और अल कायदा निकटता से जुड़े हुए हैं और हक्कानी नेटवर्क के माध्यम से सहयोग करते। अपनी जीत के बाद से तालिबान ने न केवल अल कायदा के बारे में एक आलोचनात्मक शब्द बोलने से इनकार कर दिया है, बल्कि यह भी दावा किया है कि कोई सबूत नहीं है कि बिन लादेन 9/11 के लिए जिम्मेदार था। तालिबान और हक्कानी नेटवर्क दो अलग अलग संस्थाएं जैसा कि विदेश विभाग ने दावा किया है, लेकिन बारीकी से एकीकृत जैसा कि नए कैबिनेट मंत्रियों के लाइनअप से पता चलता है। और हालांकि श्री बिडेन ने आईएसआईएस पर दोष मढ़कर काबुल हवाई अड्डे पर बमबारी जो कि 26 अगस्त को हुई थी से तालिबान को बचाने की कोशिश की। तथ्य यह है कि आईएसआईएस के अब एक ऐसे स्थिति में है जहां उसका अबू बकर अल बगदादी द्वारा स्थापित आईएसआईएस के साथ बहुत कम संबंध है। इसके बजाय आतंकवादी हमलों में व्यवहारिक इनकार करने के लिए पाकिस्तानी खुफिया के धोखे के संचालन के हिस्से के रूप में आईएसआईएस के बड़े पैमाने पर हक्कानी नेटवर्क से अपने कैडर खींचता है। ग्वांतानामो के पूर्व कैदियों और संयुक्त राष्ट्र सूचीबद्ध यूएस नामित आतंकवादियों के वर्चस्व वाले एक सर्वपुरुष शासन के तहत अफगानिस्तान फिर से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों के लिए एक आश्रय बनने के लिए तैयार है। इसमें अंतरिम प्रधानमंत्री भी शामिल है, जिन्होंने बामियान युद्धों के 2001 के विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आतंकवाद के खिलाफ भू राजनीति संचालित युद्ध का कड़वा फल दुनिया भोग रही। सालगिरह पर 9/11 की 20वीं वर्षगांठ उन हमलों के भूले बिसरे सबक को प्रतिबिंबित करने का एक अवसर होना चाहिए, जिसमें आतंकवाद समर्थक शासनों को कोड न करने का महत्व भी शामिल है। आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक युद्ध के पटरी से उतरने के साथ वर्षगांठ भी आतंकवाद प्रजनन दलदल को खत्म करने में मदद करने के लिए एक नई अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनाने की अनिवार्यता की याद दिलाती है। पश्चिमी शक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीतियों से सबक ग्रहण करने में देर नहीं हुई है, जिसने फ्रैंकेस्टीन के राक्षसों को जन्म दिया है। बातचीत थी ब्रह्म चेलानी जी के साथ, जो एक भू रणनीतिकार और 9 पुस्तकों के लेखक हैं, जिनमें पुरस्कार विजेता वाटर एशियाज न्यू बैटग्राउंड शामिल। इसी के साथ ये समाप्ति बढ़ते हैं अगली न्यूज, जिसका टाइटल है सितंबर 11 अ ब्रीफ पर्सनल रिफ्लेक्शन। 11 सितंबर एक संक्षिप्त व्यक्तिगत प्रतिबिंब। चलिए इसे पढ़ते हैं। सत्ता में बैठे लोगों की आलोचना की नैतिक स्थिति किसी भी भौगोलिक और वैचारिक स्थिति से स्वतंत्र नहीं होती है। 14 फरवरी 1989 और 11 सितंबर 2001 समकालीन राजनीति पर मेरे सामयिक लेखन में किताबों की तरह खड़े हो रहे हैं, क्योंकि यह मुसलमानों से संबंधित है। पारित होने का एक संस्कार एक व्यक्तिगत शिक्षा है, लेकिन यहाँ व्यक्तिगत अमेरिकी अधिक सामान्यतः पश्चिमी सार्वजनिक जीवन में कुछ व्यापक दर्शाता है। महत्वपूर्ण उपक्रम। जब उन तारीखों में से पहली तारीख को सलमान रश्दी के खिलाफ फतवा सुनाया गया था, तो मैंने द सैटेनिक वर्सेज के प्रकाशन के बाद कुछ मुसलमानों द्वारा उठाए गए निरंकुश रुख के बारे में आलोचनात्मक रूप से लिखा था और स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिए प्रतिबद्धताओं के समर्थन में मैं था। मैं सभी समाजों, भारत, इंग्लैंड, अमेरिका में रहने का आदी था। 11 सितंबर को रहते हुए अत्याचारों के लंबे समय के बाद
मुझे इन महत्वपूर्ण उपक्रमों से हटते हुए पाया गया, किसी दुर्गंध से नहीं, बल्कि इस अर्थ में कि यह एकमात्र स्वाभिमानी चीज ही मेरा कारण बस इतना था। मांग पर कोई आलोचना नहीं करता और एक उम्मीद थी। कभी कभी मुझे स्पष्ट रूप से भी आवाज उठाई जाती थी कि एक ऐसे समाज में रहने वाला मुसलमान जो इस तरह के अत्याचार के अधीन था, उसे अपने जिहादी विरोधी पहचान घोषित करनी चाहिए। यह जल्दी ही स्पष्ट हो गया। ये कहना है अकील बिलग्रामी जी का, जो कि सिडनी के मॉर्गन बेसर दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं और ग्लोबल थॉट पर समिति, कोलंबिया विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क। तो आगे पढ़ते हैं। सच बोलना, यह सत्य भाषण और खान के बारे में कई तरह के मुद्दों को उठाता है। ट्रूथ टू पावर में एक संकेत है। यह एक व्यर्थ निर्देश होगा यदि का उद्देश्य यह बताना था सीधे तौर पर यह क्या कह रहा है। जैसा कि चौंसी ने बताया, सत्ता में रहने वाले लोग पहले से ही सच्चाई जानते हैं और अक्सर इसे रोकते हैं या अस्वीकार करते हैं ताकि अन्य सत्ता से अधिक दूर हो जाएं। लेकिन लोकतंत्र में किसकी सत्ता होगी निर्भर करती है कि एक निर्देश के रूप में मुझे लगता है कि बनाए रख लायक वास्तव में कुछ और अप्रत्यक्ष रूप से कह रहा है। सच बोलो जो सत्ता में रहने वालों की आलोचना करता है, निर्देश के संबंध में स्थान का प्रश्न है। हम इसे एक गुंजाइश दे सकते हैं। क्या इसे बहुत व्यापक दायरा देते हुए केवल वही सच बोलना चाहिए जो किसी आलोचनात्मक जो कहीं सत्ता में और का करता है, या यह बात कर चाहिए और स्वयं शक के बारे में शक के तहत वह रह रहा है। इस तरह के प्रतिबंध कभी कभी एक अन्य निर्देशात्मक लिस्ट की भावना से प्रस्तावित किया गया है। अपनी लड़ाई चुने। यही बात सच बोलने के परिणाम के बारे में है। क्योंकि हमारी सांसें सीमित हैं, इसलिए हमें महत्वपूर्ण सच्चाइयों को अपने राजनीतिक परिवेश में सत्ता में बैठे लोगों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि इसके कुछ अच्छे परिणाम होने की संभावना है। सच बोलना जो सत्ता के दूर दराज रहने वालों को गंभीर रूप से संबोधित करता है का अधिक प्रभाव होने की संभावना नहीं। गलतियां, यह काफी हद तक सही है, लेकिन 11 सितंबर के लंबे समय के बाद के दौरान अमेरिकी शक्ति ने अफगानिस्तान और इराक में शहरों पर हमला किया और अंधाधुंध बमबारी की, जानलेवा प्रतिबंध लगाए और नए सिरे से पूरे मध्य पूर्व में सांप्रदायिक संघर्ष की हिंसा का एक अंतचक्र पैदा किया और अपने ही लोगों में इस्लाम का भय पैदा किया और फैलाया। जबकि एक शख्स के रूप में वह इतिहास में सबसे प्रतिकूल इस्लामी शासन साथ बिस्तर पर पड़ा था, इस आधार पर खुद को प्रतिबंध का प्रस्ताव दिया, जो वास्तव में अर्थ में परिणामवाद शायद रखने का तरीका अगर वास्तव में नैतिक भावनाओं जैसे हैं, मेरे लिए प्रतिबंध कुछ अधिक भावुक का कारण ये सरलता नहीं। मुझे लगा कि बंद आवश्यकता है क्योंकि वह स्वयं के लिए अधिक जो कई लोग सार्त्र पर सोवियत संघ की आलोचना न करने के लिए पाखंड का आरोप, जब बार बार यूरोपीय साम्राज्यवाद को वही वाकपटुता से ताड़ना दी, लेकिन वह लंबे शीत युद्ध के दौरान पेरिस में बैठे कुछ अलग क्यों न करें। उनके चारों ओर साम्यवादी विरोधी निरंतर कोरस शामिल होने के लिए यह किस सम्मान को दर्शाता है जैसा कि उनसे मांग की गई थी। ऐसा कहा जाता है कि सोवियत सरकार अमेरिकी दक्षिण में गहरे नस्लवाद के बारे में एक शब्द भी कहे बिना सखारोव को उनके अत्याचारों की तीखी आलोचना के लिए फटकार लगाई। मुझे उम्मीद है कि हम सभी यहाँ संयुक्त राष्ट्र में रह रहे हैं और लिख रहे हैं और बोल रहे हैं। सार्त्र और सखारोव में इन असहनीय विषमताओं द्वारा दिखाए गए साहस के विकृत और दुर्लभ रूप को दिखा। इसी के साथ ये समाप्त होती है। बढ़ते हैं अगली न्यूज। अगली न्यूज जिसका टाइटल है अ पटेल एट द हेल्म। चलिए इसे पढ़ते हैं। शीर्ष पर एक पटेल। भाजपा एक बार फिर दबंग जाति समूहों को समायोजित करने को तैयार है। इस साल एक राज्य में चौथे परिवर्तन को प्रभावित करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में भूपेंद्र पटेल के साथ विजय रूपानी की जगह ली। हालांकि यह निर्णय नीले रंग से निकला था, लेकिन इसके लिए प्रेरित करने वाली साजिश कुछ समय के लिए गति पकड़ रही थी। यह सब छिपाने के लिए गुजरात में सरकार ने एक पत्रकार को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार करने और जेल भेजने के लिए कहा कि यह रिपोर्ट करने के लिए कि सत्ता में बदलाव होने वाला था। पटेल या पाटीदार गुजरात में भाजपा की रीढ़ रहे हैं, लेकिन 2001 में नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री के रूप में उत्थान ने समुदाय और पार्टी के बीच मधुर संबंधों को अस्थिर कर दिया। आनंदीबेन पटेल के प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री मोदी के उत्तराधिकारी बनी, लेकिन वह लंबे समय तक कार्यालय में नहीं रही। पटेलों को अपने तंबू में जाति समूहों की एक विस्तृत श्रृंखला को समायोजित करने के लिए एक आंशिक अस्वीकृति श्री मोदी और अमित शाह के तहत भाजपा का दृष्टिकोण था और उनकी राष्ट्रीय रणनीति गुजरात के इस प्रयोग को दर्शाती है। बदले में पटेलों ने पिछले 2 दशकों में कई बार मोदी शाह की धुरी के खिलाफ विद्रोह किया। श्री
रूपाणी प्रशासनिक कार्यों या सामाजिक गठबंधन के प्रबंधन में प्रभावशाली से कम नहीं थे। कोविड-19 महामारी में उनकी विफलताओं को स्पष्ट रूप से उजागर किया। विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ पटेल और अधिक बेचैन हो रहे थे और आम आदमी पार्टी बिना पतवर वाली कांग्रेस तुलना से अधिक व्यवहार विपक्ष के रूप में उभरने की कोशिश कर रही थी। भाजपा को कार्रवाई करनी पड़ी। मनोनीत मुख्यमंत्री पहली बार विधायक हैं जो सुश्री पटेल द्वारा खाली किए गए निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे। यह बदलाव आला कमान की संस्कृति को भी रेखांकित करता है जो अब भाजपा में जड़ें जमा चुकी हैं। पटेल की सत्ता में वापसी एक सीमांत जाति के नेता के तहत विविध जाति समूहों के गठबंधन बनाने की भाजपा की रणनीति के उलट होने का संकेत देती है। मोदी ने 2014 में खुद को एक पिछड़े वर्ग के नेता के रूप पेश किया और बाद में विभिन्न स्तरों पर नेतृत्व के विकल्पों ने इस प्रवृत्ति का अनुसरण किया। कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि योगी आदित्यनाथ एक राजपूत जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री चुने गए थे। पार्टी के भीतर और बाहर प्रभुत्वशाली जातियां इसका विरोध करती नहीं और भाजपा अब दबाव महसूस करने लगी है। जब कर्नाटक में मुख्यमंत्री के रूप में प्रमुख लिंगायत समुदाय के सदस्य BS येदियुरप्पा की जगह लेनी पड़ी तो भाजपा ने सुनिश्चित किया कि उनका उत्तराधिकारी उसी समुदाय से हो। यूपी में पार्टी और जाट किसानों के बीच जारी गतिरोध और हरियाणा भी भाजपा और एक प्रभावशाली सामाजिक समूह के बीच तनाव का संकेत है। हरियाणा में पार्टी का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर गर्मी का सामना कर रहे हैं। ये समुदाय भाजपा के हिंदुत्व के तंबू में सत्ता के बड़े हिस्से के लिए सौदेबाजी कर रहे हैं। भाजपा आंशिक रूप से दबाव में काम कर रही है, लेकिन वह अपने पारंपरिक समर्थकों को समायोजित करने के लिए सीमांत समुदायों और गरीब वर्गों के समर्थन के बारे में अधिक आश्वस्त महसूस कर रही है। इसी के साथ न्यूज समाप्ति है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की। अगली न्यूज का टाइटल है फोर क्लोजर। तो चलते हैं फोर क्लोजर। BCCI और कुछ वरिष्ठ खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट की तुलना में आकर्षक IPL को प्राथमिकता देते हैं। भारतीय क्रिकेट की अंग्रेजी गर्मी जो 3 जून को लंदन के हीथ्रो में एक टचडाउन के साथ शुरू हुई ने जल्दबाजी में संदेह और विवाद के एक महामारी प्रेरित बादल में समाप्त होने से पहले डिवाइडिंग किराया समाप्त कर दिया। इस लंबे दौर की शुरुआत के दौरान भारत साउथहैम्पटन में न्यूजीलैंड से विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हार गया, लेकिन बाद में इंग्लैंड के खिलाफ सुधार किया। विराट कोहली के पुरुष मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड के साथ 4 टेस्ट मैचों के बाद 2-1 से आगे चल रहे थे, जो 10 सितंबर से क्लाइमेटिक 5वें टेस्ट की मेजबानी करने के लिए तैयार थे। इससे पहले की कोविड-19 लंबी छाया एक नो शो उपजी थी। यह सब भारतीय कोच रवि शास्त्री के साथ शुरू हुआ। उभरते हुए क्लस्टर में रोगी शून्य के रूप में संदर्भित किया गया। लंदन में ओवल में चौथे टेस्ट के सकारात्मक परीक्षण किया गया। बाद में गेंदबाजी कोच भरत अरुण और क्षेत्र रक्षण कोच R श्रीधर ने सकारात्मक परीक्षण किया और तीनों को क्वारंटाइन कर दिया गया। बाकी 10 ने मैनचेस्टर की यात्रा, जबकि दूसरे फ्यू योगेश परमार ने भी सकारात्मक परीक्षण किया। एक टीम जो 3 महीने से सड़क पर है, उसके पास पर्याप्त और वरिष्ठ खिलाड़ी विशेष रूप से अपने परिवार के साथ आशंकित थे। आकर्षक IPL में उनकी भागीदारी के लिए संक्रमण का खतरा उनके दिमाग में आया होगा। मैच रद्द हो गया और बायो बबल कैसे टूट गया, इस पर सवाल उठ लगे। ओवल टेस्ट से पहले शास्त्री की कमीशन में स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन किया गया था, वो एक महत्वपूर्ण बिंदु देखा गया और जांची गई। आकर्षक IPL की भागीदारी के लिए खतरा भी दिमाग में आ गया हो। डिजिटल आयोजनों के उद्भव वाले युग में शास्त्री को अपना समय देना चाहिए था। यदि भारत कोच कोरोना वायरस मैट्रिक्स का हिस्सा है, अन्य कारक ने भी एक भूमिका निभाई, क्योंकि इंग्लैंड 19 जुलाई से खुल गया था। मानसिक रूप से लखान कारण ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को अस्थायी रूप से बाद और वेल बोर्ड सापेक्षता के साथ बल पिछले दौरान जार्वो के लगातार प्रयास एक परिहार्य श्रृंखला जो अपने समाप्त बंद होने की तलाश भारत 2-1 से आगे है। सीरीज का फैसला अधर्म। BCCI के बाद मिला टेस्ट शेड्यूल करने पेशकश रद्द की गई खेल भाग्य और फैसला कर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आइशा है। खिलाड़ी नवंबर से IPL से संयुक्त अरब अमीरात और बबल में लांग लगा दी। नो प्ले और मत यात्रा के प्रदर्शन है जो लीड्स में हार के बावजूद कोहली के पुरुष ने श्रृंखला के 5 दशक पहले भारत ओल्ड फ्लाइट में अपनी पहली टेस्ट दर्ज। वर्तमान बात करें तो भारत यह पता लगाने कर रहा है क्या वह केवल एक अदा कर रहा है या ऐसा है या ड्रा। इसी के साथ समाप्त बढ़ते हैं न्यूज जिसका टाइटल है व्हाट द Q1 GDP नंबर से।
Q1 जीडीपी संख्या क्या कहती है? तो चलिए इसे पढ़ते हैं। बेहतर राजस्व के साथ सरकार को खपत और निवेश को बढ़ाने के लिए व्यय में वृद्धि करनी चाहिए। 2021-22 की पहली तिमाही के लिए भारत का जीडीपी डेटा 31 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (INSO) द्वारा जारी किया गया था। 2021-22 की पहली तिमाही में 20.1% की वास्तविक जीडीपी वृद्धि काफी हद तक इस तिमाही में 24.4% के संकुचन के कारण है। पहले कोविड-19 वर्ष यानी 2020-21 में इस उच्च वृद्धि के साथ भी वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद का परिणाम 2019-20 में इसी असर से 3.3 लाख करोड़ रुपए के अंतर से कम हो गया। 2019-20 पहली तिमाही में वास्तविक जीडीपी के समान स्तर को प्राप्त करने के लिए 2022 पहली तिमाही में 32.3% की वृद्धि दर की आवश्यकता थी। वार्षिक वृद्धि की संभावनाएं। भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2022 पहली तिमाही में बेहतर प्रदर्शन किया होता अगर का प्रदर्शन कोविड-19 दूसरी लहर के प्रतिकूल प्रभाव से प्रभावित था, जिसने अप्रैल और मई 2021 के महीनों को काफी हद तक प्रभावित किया। 2021-22 पहली तिमाही के आउटपुट और जीडीपी विकास डेटा को एक मजबूत आधार प्रभाव प्रदान करते हैं, क्योंकि 2021 की पहली तिमाही के संबंधित स्तरों पर कोविड-19 पहली लहर से काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। जहां पहली लहर का आर्थिक प्रभाव अधिक गंभीर था, वहीं दूसरी लहर का स्वास्थ्य प्रभाव अधिक गंभीर था। यह दो लहरों में लॉकडाउन प्रकृति और दायरे में अंतर के कारण हुआ। यह दिलचस्प मुद्दा है कि Q1 राष्ट्रीय आय डेटा का उपयोग बात पर विचार करने के लिए किया जाता है। चालू वर्ष शेष 3 तिमाहियों में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इतनी अतिरिक्त वृद्धि की आवश्यकता होगी ताकि दोनों देशों द्वारा पूर्वानुमान के 9.5 वार्षिक वृद्धि देखी जा सके। भारतीय रिजर्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हमारा अनुमान है कि वर्ष के शेष भाग में 6.8 औसत वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था को लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम बनाएगी। यह दूसरी तिमाही में आसानी संभव होना चाहिए, क्योंकि 2020-21 की दूसरी तिमाही में 7.4 के संचलन को देखते हुए अभी भी आधार प्रभाव का लाभ होगा। यह कार्य Q3 और Q4 में अपेक्षाकृत अधिक मांग वाला हो जाएगा। यह देखते हुए कि 2020-21 तिमाहियों में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि क्रमशः 0.5% और 1.6% पर सकारात्मक थी। मांग पक्ष से देखा गया सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा खंड निजी अंतिम भोग व्यय FDI है। 3 वर्ष 2018-2020 इस औसत हिस्सेदारी 56.5% थी। 2022 की पहली तिमाही PF में 19.3% की वृद्धि हुई, जो समग्र सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि मामूली कम है। साथ ही यह उल्लेखनीय है कि 2020-21 तिमाही में PF में संचलन 26.2% पर अपेक्षाकृत अधिक था। इस प्रकार यदि को 2019-20 के स्तर पर वापस पहुंचना था, से तिमाही 35.5 होनी चाहिए। निजी खपत मांग में सुधार समग्र सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि पीछे है। चूंकि निजी खपत काफी हद तक आय वृद्धि और उसके वितरण पर निर्भर करती है, इसलिए MSME और अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक क्षेत्रों के लिए आय और रोजगार के स्तर को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना उपयोगी होगा, जिनकी उपभोग करने की प्रवृत्ति अधिक है। मांग पक्ष पर 2020-22 पहली तिमाही में ध्यान देने योग्य सकारात्मक परिणाम निर्यात से और कुछ हद तक निवेश से आए, जैसा कि सकल अचल पूंजी निर्माण CF द्वारा दर्शाया गया है। 2020 की पहली तिमाही में 20.8% संचलन से निर्यात में 40.1% वृद्धि हुई। यह अंतर 2019-20 तिमाही में निर्यात स्तर पर 8.7% सकारात्मक वृद्धि परिलक्षित होता है। GFCF के मामले में बेस इफेक्ट काफी बड़ा था। 2021-22 पहली तिमाही में 55.3% वृद्धि के बजाय का परिणाम अभी भी 2020 पहली तिमाही के स्तर से 17.1 कम था। एकमात्र मांग खंड जो 2020 पहली तिमाही के संदर्भ भी अनुबंधित था, वह सरकारी अनुभव व्यय था। यह संकुचन -4.8% के स्तर से था। आउटपुट पक्ष अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन को अब आउट पक्ष कहा जाता है, तो यह काफी हद तक कोविड-19 लहर के प्रतिकूल प्रभाव के कारक है, जिसने प्रमुख क्षेत्र अर्थात व्यापार, परिवहन, भंडारण आदि के प्रदर्शन 2020-21 पहली 48.1% की संख्या में क्षेत्र में 2020 34% वृद्धि हुई। हालांकि 2019-20 की पहली तिमाही स्तर के सापेक्ष इस बड़े सेवा क्षेत्र का उत्पादन 2021-22 पहली तिमाही बहुत कम। हालांकि लोक शासन रक्षा अन्य सेवाओं ने पहली तिमाही में 2021 5.8 तो 2019 पहली तिमाही की तुलना में 5 प्रमुख सकारात्मक वर्ग क्षेत्र आई है। 2020.6% वार्षिक जारी रखते हुए 2022 पहली तिमाही में 4.5% आई। 2020-21 की सभी तिमाहियों में कृषि सकारात्मक वृद्धि को देखते हुए इस क्षेत्र समग्र विकास में और योगदान की उम्मीद नहीं की जा सकती है। कुल उत्पादन की तुलना में इसका औसत भार भी लगभग 15% कम है। यह उच्च भार वाला विनिर्माण क्षेत्र और 2 मूल सेवा क्षेत्र व्यापार, परिवहन आदि हैं। निर्माण और बिजली, गैस, पानी की आपूर्ति और अन्य क्षेत्रों में पहले से ही मजबूत सुधार देखना शुरू हो गया
है। ये बुनियादी ढांचे में निवेश के विस्तार पर सरकार के जोर का जवाब दे सकता है। राजकोषीय संभावनाएं। अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप मांग पक्ष पर जीएसटी के प्रदर्शन और आउटपुट पक्ष पर सार्वजनिक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवा क्षेत्र के परिलक्षित होता है। दोनों मामलों में जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, केंद्र के कर राजस्व प्रदर्शन में सुधार को देखते हुए 2020-22 की पहली तिमाही में वृद्धि वांछनीय से कम थी। 31 अगस्त 2021 को जारी लेखा महानियंत्रक के वित्तीय आंकड़ों से पता चलता है कि केंद्र का सकल कर राजस्व जीटीआर 2021-22 के अप्रैल-जुलाई में 2020 की इसी अवधि की तुलना में 83.1% और इससे अधिक 30.1% की वृद्धि हुई है। 2019-20 अवधि 2021-22 के पहले 4 महीनों में केंद्र का राजकोषीय घाटा पिछले 4 वर्षों में 90% के इस औसत स्तर की तुलना में बजट लक्ष्य का केवल 30.3% था। स्पष्ट रूप से सरकार ने अपनी मांग बढ़ाने के लिए और चालू वित्त वर्ष के शेष भाग में उत्पादन में के योगदान के लिए एक महत्वपूर्ण नीतिगत स्थान खुल रहा है। कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर के प्रतिकूल प्रभाव कम करने या कम से कम रोकने के प्रयास किए जाने चाहिए। राजकोषीय कमरे को देखते हुए टीकाकरण के कवरेज और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में निवेश की गति दोनों को समग्र बुनियादी ढांचे के निवेश के विस्तार की रणनीति भीतर तेज किया जाना चाहिए। आमदनी में सुधार के साथ खर्चे भी बढ़ सकते हैं। राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 0.8% के बजटीय स्तर से कम करने की कोई आवश्यकता नहीं। टीकाकरण के कवरेज और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में निवेश के विस्तार की रणनीति के भीतर तेज किया जाना चाहिए। हालांकि चालू वित्त वर्ष में 9.5% की वृद्धि दर का अर्थ यह होगा कि 2 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था की वार्षिक दर 1.1% असली परीक्षा 2022-23 में होगी। क्या भारतीय अर्थव्यवस्था 7% के विकास पथ पर वापस आ जाएगी? प्रवृत्ति दर से पिछले 2 वर्षों में उत्पादन के नुकसान की भरपाई के लिए हमें तेजी विकास दर की आवश्यकता है। हमें इस वर्ष में ही तेज विकास की नींव रखनी चाहिए। बातचीत थी रंगराजन, जो कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं, और डीके श्रीवास्तव जी के साथ, जो कि मुख्य नीति सलाहकार हैं वाई इंडिया और पूर्व निदेशक हैं मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, और व्यक्त किए गए विचार के व्यक्तिगत। इसी के साथ ये समाप्ति पढ़ते हैं अगली न्यूज, जिसका टाइटल है अ सेलेक्टिव न्यूक्लियर पॉलिसी, जिसका मतलब है एक चयनात्मक परमाणु नीति। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। उत्तर कोरिया पर दीर्घ प्रतिरोध के सिद्धांत के खोखलेपन को पुष्ट करता है। दिसंबर 2018 में परिचालन बंद होने के बाद कोरिया के सबसे बड़े विखंडनीय सामग्री उत्पादन रिएक्टर को फिर से शुरू करने से इसके वास्तविक और प्रतीकात्मक महत्व के बारे में अटकलें तेज हो गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने रेखांकित किया है कि योंगब्योन में गतिविधि को फिर से शुरू करना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन है। यह वही रिएक्टर है जिसे उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने 2019 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रतिबंधों से पूरी तरह से राहत दिलाने के बदले पूरी तरह से विघटित करने की पेशकश की थी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। योंगब्योन परिसर में पुराना 5 मेगावाट रिएक्टर परमाणु बमों के विकास के लिए अत्यधिक समृद्धि यूरेनियम के उत्पादन के अलावा प्लूटोनियम उत्पन्न करने के लिए खर्च की गई ईंधन छड़ के उत्तर कोरियाई पुनर्संसाधन का केंद्र रहा है। लेकिन पर्यवेक्षक समय के साथ गुप्त स्थानों पर देश के परमाणु हथियारों और मिसाइल कार्यक्रमों के विविधीकरण की ओर भी इशारा करते हैं, इसलिए वे सतर्क हैं कि हाल ही में फिर से खोलने के महत्व को बढ़ा चढ़ाकर पेश न करें। मंशा पर भ्रम। वास्तव में प्योंगयांग के परमाणु कार्यक्रम की अपारदर्शी प्रकृति रिएक्टर को फिर से शुरू करने के पीछे के उद्देश्यों पर वर्तमान भ्रम के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार है। जून 2008 में अमेरिका और 4 अन्य देशों के लिए अपनी परमाणुकरण प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए प्योंगयांग ने योंगब्योन परिसर में कूलिंग टावर को उड़ा दिया। इस कदम ने आलोचकों की चिंताओं को शांत करने के लिए बहुत कम किया, या तो शासन द्वारा जमा किए गए प्लूटोनियम भंडार या गुप्त परमाणु प्रसार में इसकी भागीदारी के संबंध में, लेकिन फिर भी इसने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश को
उत्तर कोरिया के खिलाफ कुछ प्रतिबंधों को कम करने के लिए प्रेरित किया, जिसे उन्होंने 2002 में बुराई की धुरी का हिस्सा करार दिया था। प्योंगयांग के 2006 के पहले परमाणु विस्फोट के 2 साल से भी कम समय के बाद आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के पद को रद्द करने का वाशिंगटन का निर्णय अधिक विवादास्पद था। 1987 में दक्षिण कोरिया के एक हवाई जहाज पर बमबारी के बाद उत्तर कोरिया को आतंकवाद की सूची में रखा गया था। 2008 में कूलिंग टावर को उड़ाने के कुछ महीनों बाद प्योंगयांग ने IAEA के निरीक्षकों को योंगबियोन परिसर में अपने पुनर्संसाधन संयंत्र तक पहुंचने से रोक दिया और अंततः उन्हें अगले अप्रैल में निष्कासित कर दिया। नवंबर 2010 में अमेरिकी वैज्ञानिक सिगफ्राइड हैकर ने पुष्टि की कि उत्तर कोरिया ने योंगबियोन में तेजी से यूरेनियम संवर्धन संयंत्र का निर्माण किया था। घटनाक्रम का उपरोक्त क्रम लगभग एक दशक पहले ही घटनाओं का लगभग एक पुनरावर्तन था। 1994 में प्योंगयांग ने इस संदेह के बीच योंगबियोन परिसर में IAEA की पहुंच पर रोक लगा दी कि देश खर्च किए गए ईंधन से प्लूटोनियम पैदा कर रहा है। अमेरिका ने शुरू में परमाणु अस्त्रों पर पूर्व खाली सटीक हमलों की योजना बनाई थी, लेकिन राष्ट्रपति जिमी कार्टर द्वारा दलील किए गए शांति समझौते की ब्लूप्रिंट द्वारा इस तरह के दुस्साहस के खिलाफ रोक दिया गया था। तथाकथित 1994 सहमत फ्रेमवर्क राष्ट्रपति बिल क्लिंटन द्वारा हस्ताक्षरित एक कार्यकारी समझौते के लिए प्योंगयांग को सभी परमाणु गतिविधियों को फ्रीज करने और 2 हल्के पानी रिएक्टरों के निर्माण के बदले में अपने सैन्य स्थलों के निरीक्षण की अनुमति देने की आवश्यकता थी, जो कि 2002 में समझौता व्यवहारिक पथ। बिडेन प्रशासन ने ट्रंप यू के भव्य विकर्षणों के बिना प्योंगयांग के साथ बातचीत फिर से शुरू करने के लिए अपनी तत्परता की घोषणा करने का एक व्यवहारिक मार्ग अपनाया है, जो कि थोड़ा राजनयिक लाभ उठाने की राशि है। इस बीच किम ने इस तरह के सभी प्रस्तावों को तब तक ठुकरा दिया जब तक कि वह प्रतिबंधों से ठोस राहत हासिल नहीं कर लेते, विशेष रूप से कच्चे माल के निर्यात से संबंधित एक गरीब लोगों पर। इस तरह के उपायों के दंडात्मक प्रभाव के अलावा उत्तर कोरिया पर दीर्घ गतिरोध निरोध के सिद्धांत के खोखलेपन को पुष्ट करता है और सवाल पूछता है कि क्या प्रसार को कभी भी रोका जा सकता है, क्योंकि परमाणु हथियार वाले राज्य अपने प्रभुत्व को कायम रखना चाहते हैं। परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र की संधि, जिसके विचार विमर्श का तभी परमाणु हथियार राज्यों द्वारा बहिष्कार किया गया था, नैतिक रूप से बेहतर विकल्प है। लेख लिखा था गैरी मेला सुब्रमण्यम जी ने, जो कि निदेशक हैं एग्नोशियन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। न्यूज जिसका टाइटल है सपोर्ट फॉर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इजिप्ट। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। मिस्र में नए संविधान का समर्थन। ये आज से 50 साल पहले 13 सितंबर 1971 की बात है। मिस्र वासियों ने समाजवादी समाज में पूर्ण व्यक्तिगत स्वतंत्रता का वादा करते हुए एक नए अस्थायी संविधान के समर्थन में लगभग सर्वसम्मत से मतदान किया। गृह मंत्री श्री ममदोह सलेम ने घोषणा की कल के जनमत संग्रह में 78,62,617 लोगों ने दिवंगत राजा फारूक के राजशाही कानूनों के बाद देश के पहले अस्थायी संविधान के लिए हाँ कहा था। यह 99.98% का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने कहा कि 1363 के खिलाफ वोट पड़े। मिस्र में 2 सप्ताह से भी कम समय में यह दूसरा जनमत संग्रह था। समान रूप से भारी बहुमत 99.96% ने मिस्र के लीबिया और सीरिया के साथ एक नए त्रिपक्षीय संघ में शामिल होने के लिए पहले के वोट में अपनी स्वीकृति दी। संविधान में 193 अनुच्छेद हैं और स्वर्गीय राष्ट्रपति नासिर से पदभार ग्रहण करने के बाद आंतरिक सुधार में श्री सादात का प्रमुख कदम है। इसी के साथ ये समाप्ति। बढ़ते हैं अगली न्यूज जिसका टाइटल है द टर्किश सिचुएशन। तुर्कों की स्थिति। ये आज से 100 साल पहले 13 सितंबर 1921 की बात है। तो चलिए इसे समाचार पत्र क्रोनिका ने कॉन्स्टेंटिनोपल से एक संचार प्रकाशित किया, जिसमें कहा गया कि बाल्कन और अनातोलिया में संयुक्त कार्रवाई के लिए बुल्गारिया, तुर्की और रूस के बीच बातचीत चल रही है। ऐसा कहा जाता है कि यह निर्णय लिया गया है कि बोल्शेविक सैनिकों को मैसेडोनिया और थ्रेस में रोमानियाई फ्रंटियर
और बुल्गेरियाई और तुर्कों पर सर्बियाई और यूनानियों के खिलाफ काम करना चाहिए। अनातोलिया में शत्रुता ने तुर्की में वाणिज्य को पंगु बना दिया है। तुर्की कोषागार एक कठिन संघर्ष कर रहा है और अधिकारियों को वेतन का भुगतान करना बहुत कठिन होता जा रहा है। वित्त मंत्री कराधान बढ़ाकर खर्चों को कम करने और राजस्व में वृद्धि करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वर्तमान समय में कॉन्स्टेंटिनोपल के पास जीवन यापन की महंगाई का रिकॉर्ड है। यह बताया गया कि ब्रिटिश खुफिया अधिकारियों ने अंगोरा से संगठित और सब्सिडी वाली एक साजिश खोज की है। मुख्यतः तुर्की अधिकारियों के बीच कॉन्स्टेंटिनोपल में एक क्रांति को उकसाने, आत्मसमर्पण की गई युद्ध सामग्री को जब्त करने और मित्र देशों की सेना के प्रमुख अधिकारियों की हत्या करने के दृश्य। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। हम एडिटोरियल सेक्शन की सबसे अंतिम न्यूज पर पहुंच चुके हैं, जो कि है डेटा पॉइंट। इस डेटा पॉइंट का टाइटल है ऑन ए राइजिंग ट्रेंड। इसमें लिखा है कि सितंबर के पहले 10 दिनों में कोविड-19 वैक्सीनेशन की औसत दर सबसे उच्चतम थी जब से जनवरी से वैक्सीनेशन प्रारंभ हुआ है, लेकिन यह पूरी वयस्कों को 2021 के अंत तक वैक्सीनेट करने की जो प्रतिदिन की रेट 10.3 मिलियन डोज की है, उससे कम ही है। तो यहाँ पर नीचे आप आंकड़ों में देख सकते हैं कि 1 अप्रैल से लेके 10 सितंबर तक हर 10-10 दिन के गैप पर कितनी डेली डोजेस लगी हैं और कितनी एक्सपेक्टेड डोजेस होनी चाहिए, जो 31 दिसंबर तक सभी वयस्कों को लगाने के लिए पर्याप्त हो। और इसके साथ ही यहाँ राज्यवार आप आंकड़ा भी देख सकते हैं कि एवरेज डेली डोजेस का क्या हिसाब है सभी राज्यों में। और इसके साथ ही यहाँ नीचे आप फिगर में देख सकते हैं, जहाँ पे भारत के 2 मैप बने हुए हैं, जिसमें से पहले मैप में ये दर्शाया गया है कि ऐसी आबादी जिनको कम से कम 1 डोज लगी हुई है, और दूसरे मैप में ये दर्शाया गया है जो ऐसी आबादी है कम से 2 डोज लगी। आप स्क्रीनशॉट लेकर कायदे पढ़। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक और चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल ऑन कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस आपको टाइम। इसी के साथ ही आज ट्यूटोरियल समाप्त हो, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।